हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड लैब्स अकेडमी। हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। यानी दो कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, जो कि एमएनसीज के द्वारा सेटअप किया जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। MNC is a company that owns or controls production across two countries। यानी एक तरह से MNC जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन करती है, वो होती है हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब बात करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो टेक्स प्लेस, वो कैसे काम करता है। तो उसकी कुछ रीजंस हैं, जैसे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। कंट्रीज के अक्रॉस में इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन होना। जो कंट्रीज है वो लिंकिंग प्रोडक्शन इसलिए करती है ताकि जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जैसे एक कंट्री जिस प्रोडक्शन को करेगी उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्शन उतनी ही क्वांटिटी में दो कंट्रीज करेंगी तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी उनके लिए। तो इसलिए वहां इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन होता है। बेस ऑफ इंटरलिंकिंग भी होती है। जैसे पहला है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इस तरह का मतलब होता है कि ट्रेड करना, यानी चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। इसमें मेनली दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट्स करना, चीजों को मंगाना और भेजना, गुड्स और सर्विसेज को, ये होता है फॉरेन ट्रेड में सब आता है। इसकी वजह से जो बायर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आते हैं। इससे जो आइडियाज होते हैं वो भी मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। इसे एक साथ साथ जो गुड्स सर्विसेज हैं ये भी फैसिलिटेट करते हैं इधर से उधर। इस तरह से फॉरेन ट्रेड। और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेटअप बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी दूसरी कंट्रीज में जाकर उनकी जो लोकल कंपनीज है उनके ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट करना, जो कि एमएनसीज ही करती हैं। पार्टनरशिप बिटवीन एमएनसी एंड अदर लोकल कंपनीज, मतलब देखा जाए तो दो डिफरेंट कंपनीज के बीच में जो पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर आता है, तो ये क्या करती है, जो एमएनसी दूसरी कंट्री में जाती है और उसे लगता है कि वो वहां अपनी एमएनसी ढंग से सेटअप नहीं कर पाएगी, तो वो दूसरी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप बना लेती है। और आखिरी है बाइंग लोकल कंपनी। अब देखिए एमएनसीज गई, अब उसे कोई कंपनी जो है वो थोड़ी कमजोर दिखी, जो थोड़ी माइंडसेट से भी कमजोर है, पैसे से भी कमजोर है, तो एमएनसी क्या करेगी, उस कंपनी को जाके खरीद लेगी या फिर उसके बाद मर्ज हो जाएगी, उसे टेक ओवर कर लेगी ताकि जो प्रोडक्शन है वो और अच्छे से बढ़ सके। अब बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, थोड़ा और आगे चलते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं ये दूसरी कंट्री में सेटअप क्यों किए जाते हैं और किस वजह से ये कुछ ही कंट्रीज में जाते हैं, या कंट्री को चूज किस तरह करते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल और फेवरेबल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी उन्हें जिस कंट्रीज में उन्हें दिख रहा है कि यहाँ चीप लेबर्स हैं, चीप हमारे रॉ मटेरियल्स, और साथ ही साथ उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो भी उन्हें अच्छी लग रही है, तो वहां उस कंट्री में वो अपनी एमएनसी सेटअप कर लेते हैं। अब बात करते हैं WTO। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो ट्रेड है उसे फ्री करना सबके लिए। तो इसका कुछ मेन रूल्स यही होते हैं कि मेक रूल्स फॉर ट्रेड, ये ट्रेड के ऊपर रूल्स बनाती है, ये ट्रेड के लिए ही काम करती है। दूसरा, ये इंश्योर्स दैट ट्रेड फ्लो स्मूथली। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ट्रेड हो रही है ना, ये अच्छे से हो रही है कि नहीं, ये इंश्योर करती है। और ये पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, आइडिया ऑफ लिबरलॉजी में काम करती है। यानी कि इसका मेन मोटिव, लिबरलाइजेशन क्या होता है, डू डोंट नो? लिबरलाइजेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें जो ट्रेड बैरियर्स हैं और रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे हटा दिया जाना। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सेटअप किए गए थे रेस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर्स, उन्हें हटाना लिबरलाइजेशन कराता है। और ये जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन सभी इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने का काम करती है। अब आते हैं अपने असली टॉपिक ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अब बात करते हैं इंटरकनेक्शन होता किस तरह से है। तो इसका पहला पॉइंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स की मूवमेंट की वजह से। तो इससे क्या होता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना गाइस, वो भी राइज होता है, वो भी काफी बढ़ता है। दूसरा मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है USA, वहां से जो एमएनसी है, वहां की एमएनसी एक दूसरी कंट्री में सेटअप की गई, एक डेवलपिंग कंट्री में, तो वहां जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन था USA में, डेवलप्ड कंट्री में, वही मेथड ऑफ प्रोडक्शन अब डेवलपिंग कंट्री में लाके उसे वहां के प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा रहा है। तो इससे टेक्नोलॉजी में होता है। अब एक तरह से देखा जाए, अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो भी अगर इंप्रूव हो जाए तभी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है, ना वो पॉसिबल है भी नहीं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसी। जो एमएनसी है वो पुअर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि उन्हें चीप लेबर है। जैसे कोई पुअर कंट्री है और अमेरिका ने अपनी एमएनसी उस पुअर कंट्री में भेजी, जब उन्होंने देखा कि वहाँ चीप लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, तो उन्होंने अपनी एमएनसी को वहां जाके भेज देते हैं। पीपल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी हम बात करते हैं माइग्रेशन की। जो लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी सैलरी मिल सके, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके और भी कई चीजें। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया में। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडिया में 1991 में स्टार्ट हुआ था, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी इंडिया में।
इसके तहत जो ग्लोबलाइजेशन था वो काफी ज्यादा फैल चुका था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की दो ही मेन पॉइंट्स थे। पहला था रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स। जितने भी ट्रेड बैरियर्स इंडिया में लगाए गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे ताकि वहां के जो लोकल पीजेंट्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर हैं, वो सेफ रह सके, वो थोड़ा डेवलप कर सके। और जब इंडिया को लगा कि अब हमारे प्रोड्यूसर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वो कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गाइस। फिर आता है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। मैंने आपको लिबरलाइजेशन पहले भी बताया था कि लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच दे रिमूव ऑल ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय गवर्नमेंट। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाए और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड के लिए वो सब हटा दिए जाएं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, वो होता है लिबरलाइजेशन। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने यही फॉलो किया था, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब देखो गाइस, ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके कुछ इंपैक्ट होते हैं। किसी भी चीज के दो इंपैक्ट होते हैं, एक होता है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट और दूसरा होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट। उसी तरीके से सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन के भी दो ही इंपैक्ट पड़े थे इंडिया पे। पहला था पॉजिटिव इंपैक्ट और दूसरा था नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में? मोर वैरायटी ऑफ गुड्स। जो गुड्स की वैरायटी थी बहुत सारी हो गई थी। जो कंज्यूमर था उसके पास, जो बायर था उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। फिर मोर जॉब्स, मोर इनकम। एमएनसी सेटअप की जाती है तो एमएनसी के लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए होते, तो इस तरह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही थी और उन्हें ज्यादा इनकम भी मिल रही थी। और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी, एक डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी लेकर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाकर उस कंट्री को भी डेवलप करना, ये ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है, जिसकी वजह से बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो भी गाइस डेवलप होती चली आ रही थी। फिर आता है नेगेटिव इंपैक्ट। इसका क्या होता है? थ्रेट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर, वो उनके साथ कंपीट ही नहीं कर पा रहे थे एमएनसी के साथ, जिसकी वजह से उन सब का जो प्रोडक्शन था वो खत्म होता जा रहा था, वो सब खत्म होते चले आ रहे थे। दूसरा है अनसर्टेन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स थे कि आपको इस वजह ऐसे नौकरी मिलेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा पेचीदा था। यानी फालतू की बात है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपने ऐसा किया तो आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह के फालतू के टर्म्स लगते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। और आखिरी है बेनिफिट्स नॉट शेयर्ड इक्वली इन सोसाइटीज। सोसाइटी में जो बेनिफिट्स होता था एमएनसीज का, वो सोसाइटी में इक्वली शेयर नहीं किया जाता था। मान लीजिए एमएनसी ने किसी कंट्री के साथ मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बनाई एमएनसी ने, और वहां जाके उसने काम किया, लेकिन वहां जो शेयर हुआ वो एमएनसी ने उस कंपनी के साथ नहीं बांटा, वो अपना शेयर लेकर चली गई, वहां जितना भी बेनिफिट हुआ। तो ये गलत है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एमएनसीज को भी अपना शेयर बांटना चाहिए। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस तरह से आज हमारी बाहुबली सीरीज में जो इकोनॉमिक्स है वो भी खत्म हो गई है। अब मैं जल्दी ही जियोग्राफी स्टार्ट करूंगा। थैंक यू गाइस।